नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी डाउट्स होते हैं उन सबको हम क्लियर करते हैं, साथ के साथ चर्चा करते हैं कि इन फ्यूचर में उस पर्टिकुलर टॉपिक से हमारे पास में किस प्रकार से जो है वो कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सब की चर्चा भी जो है हम यहाँ पे करते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे पास में 361 नंबर की क्लास आएगी, दैट इज का डायरिया। एग्जाम में जो है वो डायरिया से रिलेटेड बहुत सारे जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन मैं आपको कुछ रिसर्च बताऊं तो बहुत सारे बच्चे जो है वो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ डायरिया की वजह से जो है वो मर जाते हैं। और एक्चुअली देखा जाए तो गर्मियों के टाइम पे जो है वो डायरिया काफ़ी मेजर डिजीज के रूप में जो है वो हमारे पास में सामने आती है। और इसी डायरिया के मैनेजमेंट में हम जो है वो ओआरएस देते हैं, वहाँ से भी जो हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इस टॉपिक को जो है हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है ताकि ये हमारे पास में या डायरिया से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए उसको हम किस तरीके से जो है वो ठीक कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे पास में आगे चलते हैं एंड वन बाय वन करके जो हो सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। बेसिकली डायरिया आपको पता ही है, ठीक है, डायरिया होता क्या है वो सारी चीज़ें। बाकी फिलहाल जो है वो बात कर लेता हूँ कि एग्जाम में जो है वो हमारे पास में डायरिया से रिलेटेड जो है वो कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो डायरिया से रिलेटेड हमारे पास में पहले तो इसके टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, एक होता है हमारे पास में डिसेंट्री, अमीबिक डिसेंट्री एंड बेसिलरी डिसेंट्री, ठीक है। तो बेसिलरी डिसेंट्री जो है हमारे पास में बैक्टीरिया की वजह से होती है और जो अमीबिक डिसेंट्री होते हैं वो हमेशा एंट अमीबा हिस्टोलाइका की वजह से हो सकती है, ठीक है। तो अलग अलग जो है वो ईटियोलॉजी पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो पेशेंट आता है वो कहता है कि मेरे को लूज मोशन है या डायरिया है, तो उसमें इंजेक्शन के रूप में क्या देते हैं, एक जो है वो 100 ml की सिप्लॉक्स देते हैं, एक जो है वो हमारे पास में 100 ml की मेट्रोजिल। सिप्लॉक्स और मेट्रोजिल दोनों देते हैं। जो बच्चे हॉस्पिटल में काम करते हैं उन्होंने देखा होगा कि नॉर्मली जो हमारे पास में इमरजेंसी में कोई भी क्लाइंट आता है तो सिप्लॉक्स और मेट्रोजिल ये जो है हमारे पास में दी जाती है। अब सिप्लॉक्स जो है वो हमारे पास में एंटी बैक्टीरियल है और जो मेट्रोजिल है, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि ये जो हमारे पास में एंटी जो है वो हमारे पास में बैक्टीरियल है, जबकि ये हमारे पास में एंटी प्रोटोजोअल है या हम एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स भी हम कह सकते हैं। तो जो मेट्रानिडाजोल है, मेट्रोजिल है, वो हमारे पास में पैरासाइट को मारती है। तो इन्फेक्शन जो हो वो चाहे बैक्टीरिया की वजह से हो या फिर जो हो हमारे पास में जो हो वो किसकी वजह से हो, पैरासाइट की वजह से हो, मतलब एंट अमीबा हिस्टोलाइका की वजह से, उन दोनों को हम ठीक कर सकते हैं। तो इससे में बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बेसिलरी डिसेंट्री किसकी वजह से होता है, अमीबिक डिसेंट्री किसकी वजह से होता है, किसमें जो है वो ब्लड देखने को मिलता है, किसमें जो है म्यूकस ज्यादा देखने को मिलता है, बेसिलरी डिसेंट्री किसकी वजह से होता है। तो इस तरीके से ये एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। ऐसे अगर हम बात करें कि जैसे बच्चों में सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी किसकी वजह से होती है, तो डायरिया की वजह से होती है। और डायरिया जो है वो बच्चों में कौन सा वायरस कहता है, तो रोटा वायरस जो है वो हमारे पास में डायरिया जो है वो कोज करता है। रोटा वायरस कैसे दिया जाता है, रोटा वायरस को ठीक करने के लिए इम्यूनाइजेशन कैसे किया जाता है, तो ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास में बहुत 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 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से जो है वो पूछे जाते हैं। ऐसे मैं बात करूं कि जब डायरिया होता है, लूज मोशन होता है, तो क्लाइंट को ओआरएस दिया जाता है। अब ओआरएस से भी जो है हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ओआरएस से पूछा जाता है कि सोडियम साइट्रेट कितना होता है, ठीक है। देन उसी में हमारे पास में ग्लूकोज कितना होता है, ठीक है। देन आजकल इससे भी ज्यादा डीट उसकी ओस्मोलरिटी पूछी जाती है कि सोडियम कितना ओस्मोलरिटी में प्रेजेंट होता है, पोटेशियम कितने में होता है, कि ये सब चीजें जो है वो क्लोराइड कितने में होता है, ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो कुल मिला के ये तो मैं वो डिस्कस कर रहा हूं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा जो है वो पूछी जाती है। आप खुद प्रीवियस ईयर के जो है वो क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आपको खुद को पता चल जाएगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसी कड़ी में हम सारे जितने भी डायरिया से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं उन सबको हम यहाँ पे देखेंगे, देन उसको जो है वो फिनिश करेंगे और इस टॉपिक को जो हम अच्छे तरीके से देखेंगे। शुरुआत कर लेते हैं इंट्रोडक्शन से। आज की क्लास में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके टाइप पढ़ेंगे, इटियोलॉजी पढ़ेंगे, देन ऑस्मोटिक गैप इसमें पढ़ेंगे। वो वन बाय वन चीजों को क्लियर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में आ जाता है दोस्तों, डायरिया क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डायरिया की डेफिनेशन वैसे तो आपको सबको पता ही है, इनकमिंग से ज्यादा आउटगोइंग हो जाती है। समझ में आ रहा है, इनकमिंग से ज्यादा अगर आउटगोइंग हो जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, डायरिया कहेंगे। तो इसमें अलग अलग टर्म्स कंडीशन दी गई है, देखो, इंक्रीज इन स्टूल फ्रीक्वेंसी मोर देन 3 लूज वाटरली स्टूल पर डे, यानी कि एक दिन में
3 बार या 3 बार से जो है वो अधिक हमारे पास में आता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, डायरिया कहते हैं। ये मैं नॉर्मल एडल्ट पर्सन की बात कर रहा हूं। जैसे हमारे पास में नियोनेंट होते हैं, तो नियोनेंट में ये चीजें लागू नहीं होती, क्योंकि नियोनेंट में तो अलग प्रिंसिपल लागू होता है। नियोनेंट में तो अगर हमारे पास में देखा जाए, जैसे हमारे पास में न्यू बोर्न है, ठीक है, न्यू बोर्न कोई बच्चा है, तो न्यू बोर्न बच्चे में तो हम क्या करते हैं कि 2 दिन, ठीक है, 2 दिन में 6 दिन में 2 बार, ठीक है, या 2 दिन में 6 बार, ये दोनों नॉर्मल होते हैं, ठीक है। 2 दिन में 6 बार या 6 दिन में 2 बार, ये एक नियम चलता है 2/6 का, कि हमारे पास में 6 दिन में अगर 2 बार स्टूल पास हो रहा है या 2 दिन में 6 बार हो रहा है, तो ये दोनों जो है वो हमारे पास में नॉर्मल आते हैं। 2/6 का रूल चलता है। ये मैं एडल्ट की पर्सन की बात कर रहा हूं। इसमें हमारे पास में क्या होता है कि स्टूल फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है। स्टूल फ्रीक्वेंसी कितनी बढ़ जाती है दोस्तों? मोर देन 3 ल्यूजेज और वाटर स्टूल जो है वो पर डे से ज्यादा हो जाएगा। 3 बार या 3 बार से अधिक वाटरली जो है हमारे पास में स्टूल आता है, ठीक है। 3 बार या 3 बार से अधिक अगर वाटरली स्टूल निकलता है, तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? डायरिया कहेंगे, राइट। देन उसके बाद में वो भी लूज होना चाहिए, ऐसा नहीं नॉर्मली। एक कहावत है ना कि 1 टाइम का जाए योगी, 2 टाइम जाए भोगी, 3 टाइम जाए रोगी, ठीक है। अगर हम टॉयलेट की बात करें तो 1 टाइम जाए योगी, योगी मतलब जो नॉर्मली फिट है, ठीक है, वो 1 टाइम जो है वो स्टूल पास करता है। 2 टाइम जाए भोगी, भोगी मतलब जो खूब ज्यादा खाता है, वो सुबह भी जाता है और शाम को भी जाता है। और 3 टाइम जाए रोगी। तो 3 बार या 3 बार से अधिक अगर कोई जो है वो स्टूल पास करा, वो भी वाटरली ल्यूज, तो उसको हम जो है वो डायरिया कहेंगे। नेक्स्ट आता है, और सेकंड आता है इंक्रीज इन स्टूल लिक्विडिटी। इंक्रीज इन स्टूल लिक्विडिटी में आ गया हमारे पास में मोर देन 200 ग्राम जो है वो पर डे में हमारे पास में आता है। लिक्विडिटी हमारे पास में लगभग 200 ग्राम से ज्यादा जो है वो पर डे लिक्विडिटी आती है। स्टूल के अंदर जो है वो लिक्विड इतने ज्यादा नहीं होता है, लेकिन 200 ग्राम से ज्यादा जो है उसके अंदर वाटर कंटेंट होगा या उसके अंदर लिक्विडिटी होगी, तो उसको हम कह सकते हैं। और तीसरी आ गया हमारे पास में डिक्रीज स्टूल कंसिस्टेंसी। डिक्रीज स्टूल कंसिस्टेंसी, आपने देखा होगा स्टूल जो है वो हमारे पास में हार्ड होता है, उसकी कंसिस्टेंसी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। बैठा सीधा लिक्विड पानी की भांति जो है वो टपक गया, तो वो हमारे पास में डायरिया कहलाता है। तो ये हमारे पास में 3 डेफिनेशन कह सकते हैं, या तीनों अलग अलग तरीके से जो है वो डिस्क्राइब किया गया कि ये जो है वो हमारे पास में डायरिया होता है। देन उसके बाद में हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डायरिया। डायरिया को किस तरीके से जो है वो क्लासिफाई किया गया है, किस किस तरीके से हम डायरिया को जो है वो क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अलग अलग तरीके से जो है वो डायरिया को हम जो है वो क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्यूट डायरिया, ठीक है, ड्यूरेशन के आधार पे, मतलब जो हमारे पास में डायरिया होता है। अब डायरिया तो आपने देख लिया है, हमारे पास में डायरिया हो गया मोर देन 3 टाइम्स इन ए डे, ठीक है, मोर 3 टाइम्स या इक्वली 3 टाइम्स इन ए डे जो चीज होती है स्टूल पास करने की, वो भी वाटरली, ठीक है, वो भी हमारे पास में वाटरली जो चीज होती है, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? डायरिया कहते हैं। तो ये हमारे पास में बेस्ड ऑन ड्यूरेशन के आधार पे डायरिया को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कौन सा? एक्यूट डायरिया, परसिस्टेंट डायरिया एंड क्रोनिक डायरिया। 3 तरीके से जो है वो डिवाइड करेंगे। एक्यूट डायरिया कौन सा होता है? एक्यूट डायरिया होता है अगर हमारे पास में 14 दिन से कम दिन तक जो हमारे पास में डायरिया होता है, मतलब 3 टाइम स्टूल पास करेगा और वो 14 दिन से कम तक पास करता है, उसको हम कहते हैं दोस्तों एक्यूट डायरिया। एंड मोस्टली इन्फेक्शियस, ये जो है वो बेसिकली हमारे पास में इन्फेक्शन की वजह से होता है। और इन्फेक्शन भी कौन सा दोस्तों? वायरल इन्फेक्शन होता है। कौन सा दोस्तों? वायरल इन्फेक्शन होता है। सेकंड आ गया, ये ड्यूरेशन के आधार पे है। ड्यूरेशन के आधार पे मतलब हमारे पास में 14 डेज से 0 से 14 डेज का, ये हो गया एक्यूट। 14 से हमारे पास में 13 डेज का, ये आ गया हमारे पास में परसिस्टेंट। और मोर देन 30 डेज से ज्यादा का होता है, इसको हम कहेंगे क्रोनिक डायरिया, राइट। तो ये देखो, सेकंड आ गया हमारे पास में परसिस्टेंट डायरिया। परसिस्टेंट डायरिया क्या होता है? ये हमारे पास में 14 से 30 दिनों तक जो है वो डायरिया चलता है, इसको बोलते हैं परसिस्टेंट, मतलब लगातार बना हुआ है। एंड कॉमन इन माल नरिश्ड चिल्ड्रन, जो माल नरिश्ड चिल्ड्रन होते हैं उनमें ये जो बेसिकली देखने को मिलता है। तो जो हमारे पास में एक्यूट डायरिया है वो इन्फेक्शन की वजह से मिलता है, और इन्फेक्शन में भी कौन सा दोस्तों? वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। सेकेंड परसिस्टेंट डायरिया, वो हमारे पास में 14 to 13 डेज में होता है, और ये जो माल नरिश चिल्ड्रन होते हैं उनमें जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में क्रोनिक डायरिया। क्रोनिक डायरिया की बात करें तो ये बेसिकली जो है वो हमारे पास में 14 वीक, मतलब 1 महीने से भी ज्यादा का चलता है। और ये बेसिकली किसकी वजह से होता है? ये माल एब्जॉर्वेशन सिंड्रोम, जैसे
इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है, या एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। अभी सारी चीजें आएगी हमारे पास में। माल एब्जॉर्वेशन मतलब जैसे किसी को सेलिक डिजीज है, किसी को मिल्क से जो है वो लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो उसमें आप देखोगे कि लंबे समय तक जो है हमारे पास में डायरिया होता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आपने देखा होगा कि कोई भी खाना जो है वो हमारे पास में सही तरीके से जो है वो पचता नहीं है, या फटाफट जो है हमारे पास में जैसे गया देन उसके बाद डायरिया चालू होता है। कुछ भी खाया टिका नहीं, देन उसके बाद बार बार जो है वो हमारे पास में वॉशरूम में जाना पड़ता है। तो वो सारी चीजें। देन उसके बाद इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज जैसे क्रोन्स डिजीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उसमें भी जो है हमें देखने को मिलता है। वो आ गया हमारे पास में क्रोनिक डायरिया। तो पहला क्लासिफिकेशन हो गया बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन के आधार पे। टाइम के आधार पे 3 कैटेगरी, कौन कौन सा? एक्यूट डायरिया 0 से 14 दिन। सेकेंड आ गया हमारे पास में परसिस्टेंट डायरिया 14 to 13 डेज। देन उसके बाद आ गया हमारे पास में मोर देन 30 डेज, दैट इज कॉल्ड, ये आ गया हमारे पास में क्रोनिक डायरिया। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे पास में बेस्ड ऑन पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी के आधार पर, मतलब कोई भी चीज अंदर गई है तो बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें चेंजेज आई, उसके आधार पे जो है वो हम डायरिया को कैसे डिवाइड करेंगे। तो पहला था हमारे पास में ड्यूरेशन के आधार पे। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में पैथोफिजियोलॉजी के आधार पे। तो पैथोफिजियोलॉजी के आधार पे पहली चीज आ गई हमारे पास में ओस्मोटिक डायरिया। ओस्मोटिक डायरिया क्या होता है? जहां पे हमारे पास में क्या होता है, ओस्मोसिस वाली चीजें जो है वो गड़बड़ा जाती है। कैसे? जो नॉन एब्जॉर्बेबल सोल्यूट होते हैं वो पानी को खींच लेते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से डायरिया होता है। ठीक है, ड्यू टू नॉन एब्जॉर्बेबल सोल्यूट एंड पुलिंग वाटर। जो नॉन एब्जॉर्बेबल सोल्यूट होते हैं ना, वो हमारे पास में उस पानी को खींच लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओस्मोटिक डायरिया। ओस्मोसिस आपको बताइए, जैसे हमारे पास में ये कोई चीज है, ये कोई टब है, इस तरीके से हमने कोई टब लिया है, ठीक है, ये कोई पाइप है, ये लो पाइप है, और इसके बीच में हमने जो है वो सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन लगा दी है। ठीक है, अब हमारे पास में अगर यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा है, ठीक है, तो ये सोल्यूट क्या करेंगे, इसको जो है वो पुल आउट करेंगे। मैं सोल्यूट की बात कर रहा हूं ना कि सोलवेंट की। ठीक है, ये सोल्यूट अगर ज्यादा है तो यहाँ पे जो है वो पुल आउट करेंगे। जैसे यहाँ पे नॉर्मल पानी है और यहाँ पे मैंने बहुत चीनी वाला पानी घोल दिया है, तो सोल्यूट ज्यादा है, चीनी क्या है, सोल्यूट है, तो यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा है, तो ये सेमी प्रेमल मेम्ब्रेन से इधर की साइड में जो है वो मूव करेंगे, और मूव करेंगे तो जो है ये हो गया हमारे पास में ओस्मोटिक डायरिया। मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो नॉन एब्जॉर्बेबल सोल्यूट है, ठीक है, वो वाटर को खींच लेते हैं, और ये जो डायरिया होता है इसको हम कहते हैं दोस्तों ओस्मोटिक डायरिया। याद रखना, नॉन एब्जॉर्बेबल सोल्यूट अगर पानी को खींच के डायरिया क्रिएट कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, ओस्मोटिक डायरिया। और ये देखो फास्टिंग में बंद होता है। अगर हम ज्यादा पानी वगैरह पिएंगे तो डायरिया हो जाएगा, जैसे हम पानी वगैरह कम पिएंगे तो डायरिया वगैरह नहीं होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है वो फास्टिंग में देखने को मिलता है। मैं अभी भी कह रहा हूं, जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में एक सीएचओ में पूछा गया कि फास्टिंग में कौन सा डायरिया स्टॉप हो जाता है, तो उसका आंसर है हमारे पास में ओस्मोटिक डायरिया। देन उसके बाद में इसके अंदर हमारे पास में हाई ओस्मोटिक गैप होता है। ठीक है, हाई स्टूल ओस्मोटिक गैप होता है, वो होता है हमारे पास में मोर देन 100 ओस्मोल पर केजी। अब ये ओस्मोटिक गैप क्या होता है, ओस्मोटिक गैप भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओस्मोटिक गैप में क्या होता है कि जो हमारे पास में नॉर्मल स्टूल ओस्मोटिक होता है, नॉर्मल अगर हमारे पास में ओस्मोटिक स्टूल ओस्मोटिक गैप की अगर हम बात करें, तो नॉर्मल स्टूल ओस्मोटिक जो हो हमारे पास में लगभग 290 ओस्मोल पर केजी होता है। ठीक है, तो ये 290 में से, ठीक है, 290 में से जो है वो हमारे पास में 2 इंटू सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है, इनके रेशियो को जो निकाल दिया जाएगा तो हमारे पास में आता स्टूल ओस्मोटिक गैप। ठीक है, ये फॉर्मूला ही पूछा जा सकता है, डोंट वरी, अभी सारी चीजें आएगी। तो इसके अंदर हमारे पास में जो स्टूल ओस्मोटिक गैप है वो बहुत ज्यादा आता है, मोर देन 100 ओस्मोल पर केजी से भी ज्यादा होता है। ठीक है, अब ये किसकी वजह से होता है, ये कोजेज की बात करें तो लैक्टोज इंटॉलरेंस, मतलब ऐसी चीजें जो हमें पचती नहीं है। ठीक है, दूध, किसी ने देखा होगा दूध पीने के बाद उसको दस्त लग जाते हैं। ठीक है, जैसे किसी को जो हो वो गेहूं की रोटी से, ठीक है, वो सारी चीजें होती है, तो उसमें गेहूं की रोटी खाते दस्त लग जाते हैं, वो सारी चीजें। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस, जैसे हमारे पास में सोर्बिटोल है, लैक्टोज है, ये सारी चीजें। माल एब्जॉर्वेशन, जैसे सीलिक डिजीज है, पैनक्रियाटिक इनसफिशियंसी है, उस कंडीशन में जो है वो हमें ओस्मोटिक डायरिया जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर है, हो गया पहली पैथोफिजियोलॉजी। सेकेंड आता है हमारे पास में सीक्रेटरी डायरिया। सीक्रेटरी डायरिया में क्या होता है, सीक्रेशंस ज्यादा होते हैं,
उसमें तो वो पानी खींच रहा था, मतलब कि इंटेस्टाइन के अंदर पानी खींच रहा था और उस पानी को उस पाइप में डाल के बाहर भेज रहा था रेक्टम के माध्यम से। तो वो तो था हमारे पास में ऑस्मोटिक। ये हो गया हमारे पास में सेकंड वन, दैट इज कॉल्ड सिक्रेटरी डायरिया। सिक्रेटरी डायरिया कौन सा होता है? इसमें क्या होता है? एक्सेस सिक्रेशंस फ्रॉम द म्यूकस। म्यूकस जो हो वो ज्यादा से ज्यादा सीक्रेट होगा। तो आपको पता ही है कि हमारे पास में स्टोमक, ठीक है, स्टोमक से सिक्रेशंस होता है, ठीक है, इंटेस्टाइन से जो है हमारे पास में सिक्रेशंस होते हैं, ठीक है, गोल ब्लेडर से जो है हमारे पास में सिक्रेशंस होते हैं। ये सारी चीजें तो जो है वो स्टूल को निर्माण करते हैं लास्ट में जाके। तो ये जो है हमारे पास में सिक्रेशंस ज्यादा बढ़ जाएगा। एक्सेस सिक्रेशंस फ्रॉम द म्यूकस, इसमें आप चाहे खाना मत खाओ फिर भी डायरिया रहेगा। जो हमारे पास में ओस्मोटिक डायरिया था उसमें तो अगर हम खाना नहीं खाएंगे या फास्टिंग कंडीशन में रहेंगे तो डायरिया नहीं होगा, मतलब ज्यादा आउटपुट नहीं निकलेगा। लेकिन इसमें हमारे पास में सिक्रेटरी में क्या होता है कि ज्यादा हम खाना खाएं चाहे नहीं खाएं डायरिया तो होगा ही होगा। इसमें हमारे पास में लो ओस्मोटिक गैप होता है, लेस देन 50 ओस्मोल पर केजी से जो है वो हमारे पास में गैप होता है। और ये बेसिकली लार्ज वॉल्यूम में होता है, बहुत ज्यादा जो है वो लिक्विड क्वांटिटी में जो है वो निकलता है। कोजेज की अगर हम बात करें कि कौन कौन सी डिजीज या कौन कौन सी कंडीशन में जो है वो हमें देखने को मिलता है, तो विब्रियो कोलेराई, ठीक है, विब्रियो कोलेराई ऑलरेडी मैंने बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखा है, जहां पे हमें राइस वाटर स्टूल देखने को मिलता है। क्या निकलता है दोस्तों? राइस वाटर स्टूल जो है वो हमें देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास में एंट्रोजेनिक ई कोलाई, ठीक है, बार बार इसकी शॉर्ट फॉर्म आ जाएगी, ध्यान ध्यान से होगा, ETEC, ठीक है, ETEC। ये भी आता है हमारे पास में एंट्रोटेक्सोजेनिक ई कोलाई। ई कोलाई भी जो है हमारे पास में बहुत ज्यादा डायरिया कोज करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास जोलिंगर इलंजन सिंड्रोम, ठीक है, जहां पे हमारे पास में जो है वो स्टोमक से रिलेटेड है और वो पे ज्यादा सीक्रेशंस होते हैं और डायरिया होता है। एंड बाइल साल्ट डायरिया, बाइल साल्ट डायरिया मतलब बाइल का जो है वो ज्यादा सीक्रेट होता है, वो सारा लिक्विड जो है हमारे पास में कहाँ पे चला जाता है? स्टूल में, और वहां पे जो है हमें डायरिया देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारे पास में सेकंड वन, सिक्रेटरी डायरिया। फर्स्ट था हमारे पास में ओस्मोटिक डायरिया और सेकंड था हमारे पास में सिक्रेटरी डायरिया। तीसरा आता हमारे पास में इन्फ्लामेटरी डायरिया। नाम से पता चला इन्फ्लामेटरी मतलब कहीं ना कहीं जो है वो इन्फ्लामेशन हो रहा है। अभी हम पैथोफिजियोलॉजी पे जा रहे हैं ना कि एक्चुअल में जो है हमारे बॉडी में अंदर क्या हो रहा था। पहला तो हमारे पास में ड्यूरेशन पे था, उसमें हमने ये नहीं देखा है कि किसकी वजह से हो रहा था, हमने ड्यूरेशन देखा। 14 दिन तक था एक्यूट, 14 दिन से 28 दिन तक था वो हमारे पास में परसिस्टेंट, और 28 दिन से मतलब 30 दिन से जो हमारे पास में ज्यादा हो गया वो आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड क्रोनिक। अभी हम ड्यूरेशन पे हम मैकेनिज्म पे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास में इन्फ्लामेटरी डायरिया, मतलब इन्फ्लामेशन की वजह से होता है। तो ये हो गया हमारे पास में म्यूकोजल इन्वेजन, मतलब म्यूकोसा जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है, जिसमें हमारे पास में स्टूल के अंदर ब्लड भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है, पस भी देखने को मिल सकती है और फीवर भी मिलेगा। इन्फ्लामेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि टेम्परेचर तो जो है वो इंक्रीज होगा ही होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसको हम फीवर में डिनोट करते हैं। इसमें हमारे पास में क्या होता है? स्मॉल फ्रीक्वेंट स्टूल होता है। स्टूल जो निकलेगा तो जैसे हमारे पास में अभी म्यूकोसल था तो उसकी तरह ज्यादा अमाउंट में नहीं निकलेगा, थोड़ा थोड़ा निकलेगा, लेकिन टाइम ज्यादा, मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ जाएगी। थोड़ा थोड़ा निकलेगा, ठीक है, लेकिन उसमें हमारे पास में 5 बार 10 बार इस तरीके से जो है वो हो जाएगा। किसकी वजह से हो रहा है? वही इन्फ्लामेशन की वजह से। उसमें हमारे पास में सेजिला की वजह से हो सकता है, साल्मोनेला की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से होता है, कंपाइलोबैक्टीरियल की वजह से होता है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से हो सकता है। देन इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, दैट इज अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन्स डिजीज की वजह से हो सकता है। मतलब इन्फ्लामेशन की वजह से जो है वो स्टूल होगा, इसको हम बोलेंगे इन्फ्लामेटरी डायरिया। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड फैटी या माल एब्जॉर्वेशन डायरिया। फैटी एंड माल एब्जॉर्वेशन डायरिया, जैसे आपने स्टोरिया पढ़ा होगा। स्टोरिया में क्या होता है दोस्तों? फेट इन स्टूल, फेट इन स्टूल। स्टूल के अंदर जो है हमारे पास में फेट कंटेंट अगर हमें देखने को मिलेंगे, इसको हम बोलते हैं स्टोरिया। तो इसमें हमारे पास में क्या होता है? एब्जॉर्वेशन सही तरीके से नहीं होगा, मतलब जो चीज खाते हैं उसका एब्जॉर्वेशन सही तरीके से नहीं होगा, वो सीधा सीधा स्टूल में जो है वो चला जाएगा। ये जो है वो स्टोरिया, जैसे उसमें बल्कि फाउल स्मेलिंग एंड फ्लोटिंग स्टूल जो है वो हमें देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं माल एब्जॉर्वेश डायरिया। कोजेज हम बात करें तो कोजेज में जैसे सेलिक डिजीज है, सेलिक डिजीज में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन सही तरीके से नहीं हो पाता है, ठीक है, या फिर लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जिसमें दूध वगैरह सही तरीके से जो है वो हमें जचता नहीं है, तो वो सारी चीजें होगी। ट्रॉपिकल ये भी हमारे पास में माल एब्जॉर्वेशन सिंड्रोम होता है, जिसके अंदर क्या होता है? क्रोनिक डायरिया एंड जो है वो हमारे पास में
लंबे समय क्रोनिक डायरिया एंड वेट लॉस जो है वो देखने को मिलेगा। ये भी माल एब्जॉर्वेशन सिंड्रोम है, माल एब्जॉर्वेशन सिंड्रोम है, माल एब्जॉर्वेशन सिंड्रोम है। नेक्स्ट, पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी। पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी का मतलब हो गया जैसे पैनक्रियाज से जो है वो हमारे पास में एंजाइम निकलते हैं, आपने देखा होगा और भी निकलते हैं, जैसे एमाइलेज निकलता है, ठीक है, लाइपेज निकलता है। तो ये जो लाइपेज अगर हमारे पास में सिक्रेशंस कम हो जाए, लाइपेज क्या करता है बेसिकली हमारे पास में फैट का मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एमाइलेज तो आपको पता ही है, एमाइलेज तो कार्बोहाइड्रेट इन सब चीजों का करता है, लेकिन ये जो लाइपेज है ये किसका मेटाबॉलिज्म करवाएगा दोस्तों, हमारे पास में फैट का मेटाबॉलिज्म करवाएगा, ठीक है। और ये फैट का मेटाबॉलिज्म, अब लाइपेज अगर हमारे पास में सिक्रेशंस कम हो गया, लाइपेज का जो है हमारे पास में सिक्रेशन कम हो गया, तो जो हम फैट ले रहे हैं वो सीधी की सीधी बिना एब्जॉर्ब होते हुए जो है वो आगे पास आउट हो जाएगी, वो हमारे पास में स्टोमक देन स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन होते हुए जो हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे स्टोरिया। नेक्स्ट एंड लास्ट वन था स्मॉल बाउल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। अगर हमारे पास में इंटेस्टाइन के अंदर ही जो है हमारे पास में बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाए, जिसकी वजह से ये सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिलेगी। तो ये कोजेज होते हैं हमारे पास में माल एब्जॉर्वेटिव डायरिया के। क्लियर है। नेक्स्ट आता हमारे पास में दैट इज कॉल्ड फिफ्थ वन, ये आ जाएगा मोटिलिटी रिलेटेड डायरिया। मोटिलिटी मतलब ऐसा जानलेवा जिसकी वजह से आदमी मर ही जाए, ठीक है, ये आ गया मोटिलिटी रिलेटेड। इसमें आता हमारे पास में दैट इज कॉल्ड हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म होता है तो उसमें हमारे पास में आपको पता है बीमार वगैरह जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, बीमार वगैरह बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है तो बहुत ज़्यादा जो है वो स्टूल पास होता है। तो ये हो गया हमारे पास में दैट इज हाइपरथायराइडिज्म। इसमें हमारे पास में T3 T4 TSH सारे हार्मोन जो है वो इंक्रीज होंगे, जिसकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म में डायरिया होता है, ये चीज़ आपने देखा होगा। और हाइपोथायराइडिज्म, ये भी ध्यान रखना, हाइपोथायराइडिज्म में जो है वो हमारे पास में क्या होता है दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन होता है। इनमें जो है वो हमारे पास में कॉन्स्टिपेशन होता है। ये दोनों भी एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में हमारे पास में क्या होता है कि हमारी इंटेस्टाइन जो हो सही तरीके से उसको पचा ही नहीं पाती है, यानी कि डिसऑर्डर है जिसमें बार बार जो है हमारे पास में क्रैम्प आते हैं और स्टूल पास होता है। एंड पोस्ट वेगेटोमी, पोस्ट वेगेटोमी मतलब हमारे पास में वेगस नर्व को जो कट कर दिया जाता है, वेगस जो नर्व है उसको कट कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड, ये लो वेगस नर्व को कट करते हैं जिसको बोलते हैं वेगेटोमी। वेगेटोमी के बाद में क्या होता है कि हमारे पास में एसिड इतना अच्छा नहीं बन पाता है। एक्चुअली हम जैसे पेप्टिक अल्सर है उस कंडीशन में हम वेगस नर्व को जो है वो कट करते हैं, लेकिन वेगस नर्व को जो है वो हम कट कर देंगे तो इसमें हमारे पास में क्या होता है कि जो एसिड वो इतना नहीं बनेगा और उसकी वजह से जो है वो डायरिया देखने को मिलता है। तो ये आ गया हमारे पास में मोटिलिटी रिलेटेड डायरिया। तो इसमें हमें हाइपरथायरिज्म, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पोस्ट वेगेटोमी इसमें देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास में डायरिया के जो है वो टाइप है, ठीक है। क्या क्या चीजें थी, हमने डायरिया के जो है वो टाइप को दो तरीके से डिवाइड किया, एक तो किया हमने ड्यूरेशन के आधार पे, ठीक है, और एक हमने किया पैथोफिजियोलॉजी के आधार पे। तो ड्यूरेशन के आधार पे हमारे पास में जो है वो तीन कैटेगरी थी, ड्यूरेशन के आधार पे हमारे पास में तीन कैटेगरी थी, और पैथोफिजियोलॉजी के आधार पे हमारे पास में जो है पांच कैटेगरी थी। ड्यूरेशन के आधार पे कौन सा था, एक्यूट डायरिया, परसिस्टेंट डायरिया एंड क्रोनिक डायरिया, ठीक है। एक्यूट डायरिया मतलब 14 दिन तक रहता है किसी भी वजह से हो, लेकिन दिनों के आधार पे हमने डिवाइड किया। परसिस्टेंट डायरिया में हमारे पास में क्या था, 14 दिन से लेकर 28 दिन तक जो है हमारे पास में डायरिया था, उसको बोलते हैं परसिस्टेंट डायरिया। क्रोनिक डायरिया में हमारे पास में क्या था, 4 वीक से भी ज्यादा का होता है, 1 महीने से भी ज्यादा का होता है, उसको हम कहते हैं दोस्तों परसिस्टेंट डायरिया। ये हो गया हमारे पास में ड्यूरेशन के आधार पे। सेकंड क्लासिफिकेशन था पैथोफिजियोलॉजी के आधार पे। पैथोफिजियोलॉजी के आधार पे पहला क्लासिफिकेशन था ऑस्मोटिक डायरिया, मतलब ऑस्मोसिस के बेसिस पे जो है वो फ्लूइड को इकट्ठा किया जाता है और बाहर भेजा जाता है, इसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक डायरिया। जो हमारे पास में अगर हम फास्टिंग में रहेंगे तो डायरिया नहीं होगा, और इसमें ऑस्मोटिक गैप हमारे पास में 100 से भी ज्यादा होता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस, सोर्बिटोल इनकी वजह से होता है। सेकंड था हमारे पास में सिक्रेटरी डायरिया, इसमें हमारे पास में सिक्रेशंस ज्यादा होते हैं, आप फास्टिंग में रहो नहीं रहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिक्रेशन ज्यादा होगा। इसमें हमारे पास में ऑस्मोटिक गैप जो है हमारे पास में लेस देन 50 होता है, ठीक है। थर्ड था हमारे पास में इन्फ्लामेटरी डायरिया, मतलब इन्फ्लामेशन की वजह से, ठीक है, जिसमें हमें स्टूल के अंदर ब्लड भी देखने को मिल सकता है, पस भी देखने को मिल सकती है, एंड फीवर भी जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। फोर्थ वन था हमारे पास में फैटी, मतलब हमारे पास में माल एब्जॉर्वेटिव, जिसमें हमारे पास में क्या होता है कि जो खाने को पचाने वाले जो एंजाइम है अगर वो सीक्रेट नहीं होंगे तो उसकी वजह से वो सारे के सारी चीजें जो है वो स्टूल के माध्यम से बाहर चली जाएगी। जैसे स्टोरिया, हमारे पास में अगर पेनक्रियाज से जो है वो लाइपेज का सीक्रेशन नहीं होगा
ठीक है। तो उसमें हमारे पास में फैट का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, फैट का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो स्टूल के अंदर हमें फैट देखने को मिलेगी, और फैट देखने को मिलेगी तो उसमें हमारे पास में क्या होता है, जिसको बोलते हैं स्टोरिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड मोटिलिटी रिलेटेड डायरिया। मोटिलिटी रिलेटेड डायरिया मतलब हाइपरथायरिज्म हो गया, देन इन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पोस्ट वेगेटोमी, इसमें हमारे पास में मोटिलिटी का मतलब हो गया हमारे पास में, ठीक है, ये आ गया हमारे पास में मोटिलिटी है, नॉट मोटिलिटी, ठीक है। मोटिलिटी का मतलब हो गया हमारे पास में कि मूवमेंट सही तरीके से नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये चीज हो गई बीएमआर में, जिसे हमारे पास में हाइपरथायरिज्म में मोटिलिटी, पेरिस्टोलिक मूवमेंट जो है वो डिक्रीज होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में मूवमेंट नहीं होता है, पोस्ट वेगेटोमी में मूवमेंट नहीं होता है, तो खाना आगे नहीं जाएगा या फिर बहुत तेज गति से जाएगा, वो सारी चीजें। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में ईटियोलॉजी, डायरिया की जो है वो हमारे पास में ईटियोलॉजी क्या है, ईटियोलॉजी क्या होती है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास में इन्फेक्शियस कोजेज, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायरिया जो होता है आपने देखा होगा फूड पॉइजनिंग, गंदा खाना खा लिया देन उसकी वजह से डायरिया हो गया, डायरिया इसी में तो सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे पहले हमारे पास में डायरिया होता है इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है। अब इन्फेक्शन में हमारे पास में सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। इन्फेक्शन में हमारे पास में बैक्टीरिया भी आ जाता है, ठीक है, देन वायरस भी आ जाता है, देन हमारे पास में प्रोटोजोआ भी आ जाता है, ठीक है, देन फंगस भी आ जाता है, ये सारी चीज आती है। लेकिन इनमें भी इन्फेक्शन में भी ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो हो वो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, वायरस। बैक्टीरिया से भी ज्यादा डायरिया में जो है वो हमारे पास में वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सबसे पहले वायरल मोस्ट कॉमन वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में देखा जाए तो नॉट फॉर इंडिया, सारी दुनिया में देखा जाए तो डायरिया का जो है वो मेन कोजेज क्या होता है हमारे पास में, मेन होता है वायरस। इन्फेक्शन सबसे ज्यादा डायरिया कोज करवाता है, और इन्फेक्शन में भी कौन सा दोस्तों, वायरस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रोटा वायरस, बच्चों में सबसे ज्यादा यही चीजें होती है, ठीक है। रोटा वायरस जो है हमारे पास में, और इसी से बच्चे सबसे ज्यादा जो है वो मरते हैं। रोटा वायरस का अभी अभी ट्रीटमेंट आगे आएगा हमारे पास में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि रोटा वायरस का जो है वो हमारे पास में वैक्सीन भी दिया जाता है, जिसमें हम 5 ड्रॉप जो है वो दी जाती है बेसिकली, वो हमारे पास में 6, 10, 14 वीक पे जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, दैट इज का नोरा वायरस। नोरा वायरस मतलब अगर कहीं पे ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक डाउन मतलब जैसे एपिडेमिक कोई डिजीज थी, कहीं पे किसी पर्टिकुलर में जो है वो डायरिया था, और वो डायरिया लंबे जगह पे जो है वो स्प्रेड हो गया, वो होता है नोरा वायरस की वजह से। बच्चों में सबसे ज्यादा लीथल ध्यान रखना रोटा वायरस, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, बच्चों में जो डायरिया होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इंपॉर्टेंट पे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, रोटा वायरस जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में एडिनो वायरस एंड एस्ट्रो वायरस, ये सारे वायरस जो है वो हमारे पास में क्या कोज करते हैं दोस्तों, ये हमारे पास में डायरिया कोज करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है रोटा वायरस, ठीक है। रोटा वायरस वर्ल्ड वाइड और बच्चों में सबसे ज्यादा यही कोज करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में बैक्टीरियल। बैक्टीरियल में आपने पढ़ा होगा दोस्तों, बैक्टीरियल में जैसे कोलेरा है, ठीक है, तो कोलेरा जो है हमारे पास में होता है। देन हमारे पास में विब्रियो कोलेराई की वजह से होता है ईटीईसी, ठीक है। ईटीईसी तो क्या था हमारे पास में, एंटेरोटॉक्सिन्स ई कोलाई, ठीक है, ये बैक्टीरिया था। देन उसके बाद सेजिला था, साल्मोनेला था, कंपाइलोबैक्टीरिया था, देन क्लोस्ट्रीडियम डिफिशियल था, एंड ईएचईसी, मतलब ये हमारे पास में क्या था वही हमारे पास में ये ब्लडी डायरिया जो है वो हमारे पास में कौन का होता है, एंट अमीबा हिस्टोलाइका जो है वो हमारे पास में इकोल, ये चीज आती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में पैरासाइटिक। पैरासाइटिक में आप सॉरी एंट अमीबा हिस्टोलाइका नहीं था, वो हमारे पास में EHEC हमारे पास में ये था, हमारे पास में EHEC वही, ठीक है। एंट्रो हाइपरटोनिक ई कोलाई जो है वो हमारे पास में होता है, जो इंटेस्टाइन में जो विदाउट फीवर जो है वो कोज करता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में पैरासाइटिक। पैरासाइटिक में कौन सा होता है दोस्तों, इसमें हमारे पास में गिरिडिया लेम्बिला होता है, देन क्रिप्टोप्रिडिज्म होता है, एंड एंट अमीबा हिस्टोलाइका होता है। ये एंट अमीबा हिस्टोलाइका भी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि पैरासाइटिक में सबसे ज्यादा जो है वो कौन सा करवाता है, तो एंट अमीबा हिस्टोलाइका जो है वो हमारे पास में डायरिया कोज करवाता है। नेक्स्ट आ गया नॉन इन्फेक्शियस कोजेज, मतलब बिना किसी इन्फेक्शन के भी डायरिया होता है बिल्कुल, होता है नहीं होता है, बिल्कुल होता है। कैसे, आपने नाम सुना होगा, कहीं कूद फाट करते हैं तो हमारी धरण चिक जाती है, तो उसकी वजह से भी डायरिया होता है ऐसे मैं बात करूं, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है, उसकी वजह से भी होता है। एंजाइम हार्मोन सिक्रेशंस कम हो जाएगा, जैसे पेनक्रियास सही तरीके से काम नहीं कर रहा, उसमें भी डायरिया देखने को मिलता है। ऐसे अगर मैं बात करूं एडिशन डिजीज, जहां पे हमारे पास में जो है वो एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है, वहां पे भी हमें डायरिया हो जाता है। तो वहां पे इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा ना, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो। ऐसे हम बात करते हैं हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म में भी कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा,
वहां पे हमारे पास में पेरिस्टलिक मूवमेंट जो है हमारे पास में इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से डायरिया हो जाता है। तो नॉन इन्फेक्शियस का कोजेज का मतलब हो गया है कि बिना किसी इन्फेक्शन के भी डायरिया होता है। बिल्कुल होता है। कैसे? पहले आ जाता है हमारे पास में इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज में जो है हमारे पास में वहां पे जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है, वो अलग तरीका का, वो बाउल डिजीज का इन्फेक्शन है, वो भी हमारे पास में। ऐसे ही माल एब्जॉर्वेशन सिंड्रोम, जैसे मैंने आपको बताया था स्टोरिया, जहां पे हमारे पास में फैट का जो है मेटाबॉलिज्म सही तरीके से नहीं होगा। पेनक्रिया से जो है वो लाइपेज सीक्रेट नहीं होगा। पेनक्रिया से जो है हमारे पास में लाइपेज सीक्रेट नहीं होगा, तो फैट का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा और उसकी वजह से डायरिया हो जाएगा। नेक्स्ट आता हमारे पास में एंडोक्राइन। एंडोक्राइन की अगर हम बात करें तो थायरोटॉक्सिक्स, एडिसन डिजीज, वो सारी चीजें जो है हमें देखने को मिलेगी। ड्रग्स की अगर हम बात करें तो एंटीबायोटिक, मेटफॉर्मिन, लेग्जेक्टिव, ये अगर हम ड्रग्स काम में लेते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक में आपने देखा होगा कि कई बार हम ऑगमेंटिन काम में लेते हैं, ठीक है, तो उससे भी डायरिया हो जाता है। मेटफॉर्मिन डायबिटीज के कंट्रोल के लिए हम काम में लेते हैं, उससे भी हमें डायरिया होता है। लेग्जेटिव होते हैं, उससे तो होगा ही होगा, ठीक है। देन उसके बाद रेडिएशन, एंट्राइड्स एंड एल्कोहल, इनके कंजप्शन से भी जो है वो हमारे पास में डायरिया होता है। मतलब बिना इन्फेक्शन के जो है वो हमारे पास में डायरिया हो गया, वो हो गया नॉन इन्फेक्शियस कोजेज। क्लियर? अब बात कर लेते हैं हमारे पास में इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स। क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं हमारे पास में डायरिया के? तो देखो, क्लिनिकल फीचर्स तो आपको पता ही है, ठीक है। इसमें तो क्या ही क्लिनिकल फीचर्स मैं बताऊं कि डायरिया में क्या क्या चीजें होती है, तो फिर भी पढ़ लेते हैं। वैसे तो बहुत ईजी है, आपको पता है डायरिया हो जाएगा तो कैसे पता चलेगा? बस इनकमिंग जो है वो हमारे पास में कम हो जाएगी, आउटगोइंग ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो वो सारी चीजें, तो वो चीज आगे हमारे पास में फ्रीक्वेंट लूज स्टूल, बार बार जो है वो लूज स्टूल निकलेगा, जिसकी डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। देन बार बार जो है वो लूज स्टूल होगा, और वो लूज स्टूल जो है वो हमारे पास में क्या होता है दोस्तों? वाटरली डायरिया निकलता है, ठीक है। वाटरली होता है तो फाइनली हमारे बॉडी के अंदर जो है वो वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है, और वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? डिहाइड्रेशन की कंडीशन आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड एब्डोमिनल पेन। बार बार डायरिया होता है तो पेट में दर्द होने लग जाता है। कैसे? अंदर कुछ है ही नहीं, निकालेंगे क्या, ठीक है। तो जब उसको बार बार मूवमेंट होता है तो उसकी वजह से एब्डोमिनल पेन होने लग जाएगा। वोमिटिंग भी हमें देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा डायरिया होता है तो कई बार वोमिटिंग भी होती है, ठीक है। इन्फेक्शन में भी वोमिटिंग देखने को मिलती है। बाकी फीवर इन इन्फ्लामेटरी डायरिया, जो इन्फ्लामेटरी डायरिया है तो उसमें आपको पता ही है, इन्फ्लामेशन में हमारे पास में जो है वो 5 कंडीशन होती है, जिसमें इंक्रीज टेम्परेचर भी जो है वो हमारे पास में होता है, और इंक्रीज टेम्परेचर मतलब फीवर है। देन उसके बाद में आता है हमारे पास में टिनेमस। टिनेमस क्या होता है? टिनेमस वो कंडीशन होती है कि जब हम बार बार स्टूल में जाते हैं तो हमारे एब्डोमिनल मसल्स पे जो है वो हमारे पास में जब कुछ अंदर है ही नहीं है तो वहां पे पेन चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में पेन हो जाएगा, किसमें? एब्डोमेन में। एब्डोमेन में क्या पेन हो जाएगा दोस्तों? एब्डोमेन में इसलिए पेन हो जाएगा कि अंदर कुछ है ही नहीं, तो वो बेचारी निकालेगी क्या, ठीक है। तो जिसको हम क्या कहते हैं हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड एडोमस। इसमें हमारे पास में क्या है? पेनफुल अर्ज होता है, बार बार जो है वो मतलब कुछ निकालने का अर्ज होता है, पेनफुल अर्ज इसको हम कह सकते हैं, पेनफुल अर्ज होता है। अब हमें जैसे क्रेविंग आती है कि अंदर कुछ जो है वो चीज है वो हम निकालेंगे, लेकिन निकालेंगे क्या? जब कुछ अंदर होगा तो ही तो निकालेंगे। तो जब कुछ अंदर होता है तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। जैसे आपको उसको स्टूल के बजाय मैं आपको वोमिटिंग से समझाता हूँ। नॉर्मली किसी को वोमिटिंग जैसा लगा, अगर आपने खाना खाया हुआ है, ठीक है, तो तुरंत आपके वोमिटिंग होती है, जो खाना खाया हुआ वो आप बाहर निकाल देगा, कोई दिक्कत नहीं है और ज्यादा तकलीफ भी नहीं होती। लेकिन तकलीफ कब होती है? जब हमने खाना नहीं खाया हुआ और वोमिटिंग जैसा अर्ज आता है और यहां पे दर्द होने लग जाता है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से टिनिमस में क्या होता है कि अंदर कुछ है नहीं है और बार बार अर्ज आता है कि हमें स्टूल पास करना है, तो उसकी वजह से पेन हो जाता है, जिसको बोलते हैं टिनिमस। लास्ट वन आता है ब्लड एंड म्यूकस इन स्टूल। वो डिसेंट्री में हमें देखने को मिलता है। हमें भी एक डिसेंट्री हो या जो बेसिलर डिसेंट्री हो, उसमें हमें जो है वो म्यूकस एंड ब्लड जो है वो स्टूल के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ क्लिनिकल फीचर्स है जो आपको पता ही है। नॉर्मली आपको पता ही है कि जब लूज मोशन होता है तो बार बार लूज स्टूल निकलता है, पेट दर्द चालू हो जाता है, देन उसके बाद जो है टिनेमस चालू हो जाता है, डिहाइड्रेशन, क्योंकि सारा तो फ्लूइड निकल गया, वो सारी चीजें। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में असेसमेंट, कैसे जो है वो हम असेसमेंट करेंगे डिहाइड्रेशन में, या डिहाइड्रेशन के अंदर हम क्या क्या चीजें जो हो या किस तरीके से जो कौन कौन सी चीजें हम जो है वो असेस करते हैं। तो सबसे पहले नो डिहाइड्रेशन, अगर हमारे पास में जो है वो डायरिया हो चुका है, अब डायरिया तो हो चुका है लेकिन डायरिया हुआ है लेकिन उसमें हमारे पास में बॉडी से इतना फ्लूइड नहीं निकला है जिससे हमें दिक्कत आए, ठीक है। मतलब फ्लूइड डायरिया तो है
लेकिन उसमें हमारे पास में फ्लूइड का लॉस इतना नहीं है जिसकी वजह से हमें दिक्कत आए। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में नो डिहाइड्रेशन। तो अगर इसकी हम बात करें तो नो डिहाइड्रेशन में हमें कैसे पता लगेगा? नॉर्मल स्किन ट्रिगर। नॉर्मल स्किन ट्रिगर में हम क्या करते हैं, स्किन को थोड़ा सा ऊपर उठा के देखते हैं, ऐसे जो है वो हम स्किन को ऊपर उठा के देखते हैं, देन जैसे छोड़ते हैं तो विद इन 1 से 2 सेकंड के बाद में अगर हमारे पास में स्किन बिल्कुल फ्लैट हो जाती है और अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती है, तो ये होता है हमारे पास में नॉर्मल स्किन ट्रिगर। डिहाइड्रेशन कंडीशन में जैसे आपने बूढ़े लोगों का भी देखा होगा, ठीक है, डिहाइड्रेशन में और बूढ़े लोगों में क्या होता है कि फ्लूइड कम होता है। नॉर्मली आपको पता ही है कि बच्चों में जो है वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो हमारे पास में 70% फ्लूइड होता है। एडल्ट के अंदर हमारे पास में 60% पूरी बॉडी के अंदर फ्लूइड होता है, और ओल्ड एज में 55 या 50% जो है फ्लूइड होता है, उनमें फ्लूइड जो है वो डेफिशिएंसी होते हैं। तो स्किन की उनकी स्किन को अगर आप ऊपर उठा लोगे, ऊपर उठाने के बाद जैसे ही छोड़ोगे तो वो अपनी पोजीशन में जाएगी तो सही, लेकिन स्लो 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 तरीके से जाएगी, तो वो एबनॉर्मल स्किन ट्रिगर है। नॉर्मल स्किन ट्रिगर का मतलब हो गया कि स्किन 1 से 2 सेकंड के अंदर अपनी पुरानी अवस्था में चली गई, वो नॉर्मल स्किन ट्रिगर। अगर नॉर्मल स्किन ट्रिगर है मतलब क्लाइंट जो है वो डिहाइड्रेशन की कंडीशन में नहीं गया है। नेक्स्ट आता हमारे पास में दैट इज कॉल्ड ड्रिंकिंग नॉर्मली। अगर क्लाइंट नॉर्मली पानी पी रहा है, ठीक है, तो वैसे भी डिहाइड्रेशन की कंडीशन में नहीं जा सकता। दिक्कत कब आती है कि अगर हम पानी पी रहे हैं, नॉर्मली हम पानी पी रहे हैं, नॉर्मली स्टूल पास हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूल अगर हमारे पास में ज्यादा पास हो रहा है और पानी भी हम ज्यादा पी रहे हैं, तो भी हम डिहाइड्रेशन की कंडीशन में नहीं जाएंगे, तभी तो ओआरएस दिया जाता है। ठीक है, दिक्कत कब आती है कि अगर हम या तो पानी कम पिए, स्टूल नॉर्मल निकले, पानी कम पिए तो भी हो सकती है, या स्टूल ज्यादा निकले, पानी कम पिए तो भी हो सकती है। ठीक है, एंड नॉर्मल आइज। नॉर्मल आइज मतलब हमारे पास में यहाँ पे कोई रिंकल्स नहीं होंगे, आइज जो हो बिल्कुल होगी वहां, अदरवाइज श्रंकन आइज हो जाती है। ठीक है, सम डिहाइड्रेशन होगा। अगर डिहाइड्रेशन है तो क्या चीज है? श्रंकन आइज, आंखें जो है वो अंदर धस जाएगी, आंखें जो है वो हमारे पास में अंदर धस जाएगी, जिसको बोलते हैं श्रंकन आइज। देन ड्राई माउथ देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स डिहाइड्रेशन कंडीशन में तो गला सूख सा जाता है, ड्राई माउथ। थ्रस्टी या ड्रिंक, ठीक है, एग्रेली, ठीक है, बार बार प्यास या ऐसी चीजें लगेगी। एंड रिड्यूस स्किन ट्रिगर, स्किन ट्रिगर जो हो रिड्यूस हो जाएगा, जैसे आप स्किन को उठा करोगे देन वो जो अपनी पुरानी अवस्था में आनी है उसमें जो है वो टाइम लगेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सीवियर डिहाइड्रेशन। सीवियर डिहाइड्रेशन का हम पता कैसे लगाएंगे? वेरी श्रंकन आइज, बहुत ज्यादा आंखें जो है वो धसी हुई मिलेगी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सीवियर डिहाइड्रेशन। क्लाइंट जो है वो लिथार्जिक या अनकॉन्शियस भी हो सकता है। अगर बॉडी में फ्लूइड बहुत ज्यादा जो है वो डेफिशिएंसी में आ जाएगा तो क्लाइंट जो है वो लिथार्जिक या अनकॉन्शियस में हो जाएगा। अनएबल टू ड्रिंक, उसको अगर पानी भी पिलाओगे ना तो वो पानी भी नहीं पिएगा, मतलब उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं रहेगी कि वो पानी पी ले, उसके लिए फिर आपको आईवी ही देना पड़ेगा। स्किन पंच करेंगे, ठीक है, तो मोर देन 3 सेकंड ऐसे पंच करके देंगे कि 3 सेकंड से भी ज्यादा का टाइम लगेगा। वीक पल्स, ठीक है, वो शोक का काइंड, पल्स जो है वो हमारे पास में वीक पल्स जो है वो फील होगी। हाँ, पल्स रेट इंक्रीज हो सकती है, ये चीज ध्यान रखना। टेकीकार्डिया हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि शोक का वो मेन साइन सिम्टम्स है, वो मेंटेन करने के लिए, लेकिन पल्स की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो हमें वीक फील मिलेगी। तो ये हो गया हमारे पास में सीवियर डिहाइड्रेशन। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में इन्वेस्टिगेशन। किसी को जो है वो डायरिया है, अब देखो डायरिया है तो हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन जो है वो हम करवा सकते हैं, इसको हम ले लेते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास में सबसे पहली चीज आती है फॉर एक्यूट डायरिया। एक्यूट डायरिया में हम क्या करवाते हैं, ठीक है, इसमें हमारे पास में जो लिमिटेड टेस्ट होते हैं फ्रीक्वेंटली, ठीक है, और वो इसमें रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे पहले हम स्टूल माइक्रोस्कोपी देखते हैं, स्टूल माइक्रोस्कोपी में देखते हैं कि किसी प्रकार का जो है वो बैक्टीरियल जो है वो इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, ठीक है। देन उसमें हम देखते हैं हमारे पास में दैट इज कॉल्ड कि उसमें हमारे पास में आ जाता है कि कोई भी सिस्ट वगैरह तो नहीं है। कल्चर करवाते हैं तो देखते हैं कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या उसकी ग्रोथ तो जो है वो वगैरह तो नहीं हो रही है, ठीक है। देन स्टूल फॉर ओवा एंड सिस्ट जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। देन इलेक्ट्रोलाइट्स हम चेक करते हैं, सीबीसी हम चेक करते हैं, एंड सी डिफ्लेक्टॉक्सिन जो हम देखते हैं इन एंटीबायोटिक यूजेज में हम जो है वो देखते हैं। तो ये सारी चीजें आ गई हमारे पास में कि इन्वेस्टिगेशन करते हैं। क्रोनिक डायरिया है, किसी को लंबे समय तक डायरिया है। नॉर्मली डायरिया है तो हम सिंपली स्टूल एग्जामिनेशन कर लेते हैं, उसी से हमें सारी चीजें जो है वो पता लग जाती है। लेकिन अगर क्रोनिक डायरिया है तो उसमें हम क्या करेंगे, तो क्रोनिक डायरिया में हम सीबीसी करते हैं। सीबीसी में आपको पता है कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट में हम बेसिकली क्या देखते हैं, बहुत सारे टेस्ट आते हैं इसमें। एच हीमोग्लोबिन देखते हैं,
टीएलसी आता है, डीएलसी आता है, देन आरबीसी काउंट आता है, देन एमसीवी आता है, एमसीएच आता है, ऐसे बहुत सारे प्लेटलेट काउंट आते हैं, ये सारी चीज़ें आती है। ऐसे हम जो है वो सीएमपी करवाते हैं। ये सीएमपी क्या होता है? ये सीएमपी होता है हमारे पास में कॉम्प्रहेंसिव, ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव मेटाबॉलिक कॉम्प्रहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल। कॉम्प्रहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल में हम जो है वो अलग अलग, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट करवाए, टोटल 14 कंटेंट हम चेक करते हैं। क्या करते हैं? टोटल 14 कंटेंट। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो कॉम्प्रहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल है उसमें कितने कंटेंट या कितनी चीज़ों को टेस्ट करते हैं। तो चेक कम से कम लगभग जो है हमारे पास में 14 चीज़ों को जो है वो चेक किया जाता है। 14 चीज़ें कैसे? जैसे सोडियम कर लिया, पोटेशियम कर लिया, देन क्लोराइड कर लिया, देन एएलटी कर दिया, एएसटी कर दिया, ऐसे 14 कंटेंट जो है वो हम चेक करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है यही से जो हो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें हम हमारे पास में 14 कंटेंट चेक करते हैं। देन स्टूल फेट फॉर स्टोरिया, स्टूल हम चेक करते हैं, जिसमें हमारे पास में जो है वो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम स्टोरिया को चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में जो है वो किसी भी तरीके का कोई फेट कंपोजिशन या फेट कंटेंट तो नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास में एंटी टीटीजी। ठीक है, एंटी टीटीजी क्या है हमारे पास में? यह आता है हमारे पास में एंटी, पूरी फुल फॉर्म आ जाएगी, ये लो एंटी टीटीजी की फुल फॉर्म आ जाएगी, ये लो एंटी, ठीक है, टिश्यू, एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिक ग्लूटामिनेज टेस्ट, ट्रांसग्लूटामिनेज टेस्ट। ठीक है, तो एंटी ट्रांसग्लूटामेज टेस्ट जो है वो किया जाता है। ये बेसिकली जो है वो सेलिक डिजीज में किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि सेलिक डिजीज के अंदर हम जो है वो क्या कर सकते हैं, तो इसके अंदर हम एंटी ट्रांसग्लूटामिनेज टेस्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा साफ लिख देते हैं वरना फिर आपको जो हो सारी चीज़ दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, सेलिक डिजीज के अंदर जो हो बेसिकली हमारे पास में किया जाता है, और ये सेलिक डिजीज में हमारे पास में एंटी ग्लूटामिनेज टेस्ट, ठीक है, ग्लूटामिनेज टेस्ट जो है वो किया जाता है। ये बेसिकली सेलिक डिजीज के आइडेंटिफाई के लिए जो है वो किया जाता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं। कोलोनोस्कोपी किस लिए? कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज तो नहीं है या किसी प्रकार का कोई कार्सिनोमा तो नहीं है, उसको टेस्ट करने के लिए। देन थायराइड प्रोफाइल हम कर सकते हैं ऑफ कोर्स, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हाइपर थायराइडिज्म हो जाता है। ठीक है, हाइपर थायराइडिज्म हो जाएगा तो उसमें हमारे पास में जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? डायरिया। ठीक है, डायरिया जो है वो हमें देखने को मिलेगा। हाइपोथायराइडिज्म में हमें कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। बाकी फीकल सेफ्ट्रोरेंज जो कहते हैं इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज मार्कर जो होता है, स्टूल ओस्मोटिक गैप हम चेक करते हैं। तो स्टूल ओस्मोटिक गैप हम जो है वो किस तरीके से चेक करते हैं? स्टूल ओस्मोटिक गैप में हम जो है वो हमारे पास में जो नॉर्मल जो है हमारे पास में गैप कितना होता है, तो ये हमारे पास में 290 नॉर्मल जो हमारे पास में बात करें तो नॉर्मल जो हमारे पास में स्टूल का जो ओस्मोटिक गैप होता है, नॉर्मल स्टूल ओस्मोटिक गैप जो है वो हम चेक करेंगे तो नॉर्मल ओस्मोटिक जो हमारे पास में प्रेशर है या नॉर्मल ओस्मोटिक जो हमारे पास में कितना होता है, वो आता है 290 ओस्मोल पर केजी। समझ में आ गया कि जो हमारे पास में, अगर मैं आपको एक नॉर्मली चीज़ें की बताऊं कि जो हमारे पास में नॉर्मल स्टूल की बात करें, ठीक है, कंसंट्रेशन की बात करें तो ये हमारे पास में लगभग 290 ओस्मोल पर केजी जो है वो होता है, ये स्टूल की कंटेंट है। तो उसमें हमारे पास में 290 में से 2 इंटू सोडियम, ठीक है, सोडियम कितना है जितना ही मान लो, ठीक है, जैसे हमारे पास में 135 है, प्लस पोटेशियम जो हमारे पास में 3 आ गया, ठीक है, जो भी है 3 है 4 है जो भी है पोटेशियम, इसको जो हम अब ये 139 आ गया तो 139 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और मैं 140 ले लेता हूं ताकि मेरे इजी हो जाए, ठीक है ना। तो ये 280 आ जाएगा, तो गैप कितना आ जाएगा? 290 में से ये घटाएंगे तो गैप जो है वो 10 का आ जाएगा। तो ये स्टूल ओस्मोटिक गैप हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। हालांकि मैंने जब क्लास शुरू की थी वहां पे भी जो हूँ मैंने अच्छे तरीके से इसको बता दिया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ डायरिया। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है हमारे पास में, फिनिश होने के कगार पे। डायरिया का जो है वो मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, तो आपको देखो फर्स्ट लाइन में हम क्या करते हैं दोस्तों, ओआरएस करते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो है वो दिया जाता है। ऑलरेडी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो हो मैंने किसके अंदर करवा रखा है, एक तो मैंने आपको जो है वो करवा रखा है
कोलेरा के अंदर, ठीक है, और एक अलग से मैंने ओआरएस जो है वो बता रखा है। तो बुलेट सीरीज के अंदर 2 बार मैंने जो है वो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो है वो करवा रखा है। बहुत डिटेल में ज़्यादा जो है मैं नहीं जाऊँगा, आपको सिंपली मैं बताऊँ कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन में हमारे पास में 1 लीटर जो है वो हमारे पास में क्या होता है, वाटर होता है। उस 1 लीटर में हमारे पास में NaCl सोडियम क्लोराइड जो है वो हमारे पास में कितना होता है, वो हमारे पास में होता है 2.6 ग्राम, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारे पास में पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड जो हो हमारे पास में कितना होता है, 1.5 ग्राम होता है, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास में सोडियम साइट्रेट, ठीक है। तो ट्राई सोडियम साइट्रेट, लो ट्राई सोडियम साइट्रेट वो हमारे पास में आता है 2.9 ग्राम, ठीक है। एंड ग्लूकोज की अगर हम बात करूं तो ग्लूकोज आता है हमारे पास में 13 ग्राम। ये हमारे पास में जो है वो 1 लीटर में जो है वो सारी चीजें घुली हुई आती है, ठीक है। 13 या 13.5 ग्राम जो है हमारे पास में आता है। कितना कितना, सोडियम क्लोराइड जो हमारे पास में 2.6 ग्राम, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड जो हमारे पास में 1.5 ग्राम, ठीक है। ट्राई सोडियम साइट्रेट जो हमारे पास में 2.9 ग्राम, और ग्लूकोज की अगर मैं बात करूं तो आता है हमारे पास में 13.5 ग्राम। और ये सारा का सारा चीजें जो है हमारे पास में 1 लीटर पानी में जो है वो घोली जाती है, और ये हमारे पास में ओआरएस का जो है वो कंपोजिशन बन गया। आजकल जो है हमारे पास में ओआरएस का कंपोजिशन नहीं पूछते हैं, उसमें ये नहीं पूछते हैं कि हमारे पास में NaCl कितना है, या पोटेशियम क्लोराइड कितना है, या ट्राई सोडियम साइट्रेट जो है वो कितना होता है, ग्लूकोज कितना होता है, ये नहीं पूछते। आजकल पूछते हैं हमारे पास में कि ओस्मोलैरिटी जो है हमारे पास में कितनी होती है। तो अगर देखा जाए तो सोडियम की जो है हमारे पास में ओस्मोलैरिटी जो है वो हमारे पास में 75 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। और मैं बताऊं ग्लूकोज और सोडियम की ओस्मोलैरिटी हमारे पास में जो है वो सेम होती है, बट यहां पे ध्यान रखना ग्लूकोज की ओस्मोलैरिटी होती है 75 मिलीमोल पर लीटर, ठीक है, और ये मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। देन उसके बाद में हमारे पास में ये लगभग सेम सा ही होता है, डोंट वरी। देन उसके बाद में हमारे पास में सेकंड आता है पोटेशियम की ओस्मोलैरिटी 20 मिली इक्विवेलेंट होती है, क्लोराइड की हमारे पास में 65 मिली इक्विवेलेंट होती है, ठीक है। और साइट्रेट की अगर हम बात करें तो उसमें 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है, ठीक है। साइट्रेट, ये लो, साइट्रेट की अगर हम बात करें तो साइट्रेट हमारे पास में 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। ये भी मैंने आपको एडिशनली जो है वो लिख दिया है, क्योंकि ये भी हो सकता है आपको एग्जाम में पूछे। साइट्रेट की कितनी होगी, 10 मिलीमोल पर लीटर या मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है, ठीक है। लगभग ध्यान रखना है, दोनों सेम से मिली इक्विवेलेंट या मिलीमोल जो है वो ध्यान रखना। टोटल ओस्मोलैरिटी हमारे पास में कितनी होती है, 245 मिली ओस्मोल पर लीटर जो है वो होती है। देन उसके बाद में एक चीज ध्यान रखना, अगर हमारे पास में ऑल टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन एक्सेप्ट सीवियर डिहाइड्रेशन नीडेड आईवी थेरेपी, ये जो हमारे पास में ओआरएस है वो हम सब जगह दे सकते हैं। सब जगह इन द सेंस कि जितने भी हमारे पास में डिहाइड्रेशन की कंडीशन है उन सब में जो है वो हम दे सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना याद रखना, अगर सीवियर डिहाइड्रेशन है तो सिर्फ ओआरएस से ही आप ठीक उसको नहीं कर सकते, उसमें फिर हमें आईवी लाइन जो है वो जरूर देनी पड़ेगी। अभी आएगा उसमें हम नॉर्मली जितने भी डायरिया है, ठीक है, उसमें हम ओआरएस दे सकते हैं। ओआरएस बेनिफिशियल ही है, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान जो हो वो ओआरएस जो हो वो नहीं करता है। लेकिन अगर नॉर्मल डिहाइड्रेशन की कंडीशन है या नॉर्मल डायरिया की कंडीशन है उसमें दे सकते हैं। सीवियर डिहाइड्रेशन में हमें आईवी फ्लूइड पे जाना ही जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन में क्लाइंट खुद ओरली भी जो हो वो इतना नहीं ले पाएगा। देन उसके बाद में हम जो है वो जिंक सप्लीमेंट देते हैं, ठीक है। जिंक से भी जो है वो एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आया कितने दिनों के लिए जाता है, तो 14 डेज के लिए जाता है। तो अगर हम बात करें चिल्ड्रंस में, तो अगर बच्चे हैं, छोटे बच्चे अगर 6 महीने से कम के हैं तो उसमें 10 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से हम देते हैं, 14 डेज के लिए दिया जाता है, ठीक है। 6 महीने से अगर छोटा बच्चा है तो उसमें मैक्सिमम हम 10 मिलीग्राम पर डे जो है वो जिंक दे सकते हैं। अगर 6 महीने से बड़ा है तो हमारे पास में 20 मिलीग्राम पर डे जो है वो दे सकते हैं, और ये 14 डेज के लिए ही जो है वो दिया जाता है। बेनिफिट क्या है जिंक देने से, जिंक देने से हमारे पास में बेनिफिट है रिड्यूस ड्यूरेशन एंड सीवियरिटी। एक तो जो हमारे पास में डायरिया हो रहा है उसकी ड्यूरेशन को प्लस उसकी सीवियरिटी को जो है वो रिड्यूस कर सकता है। एंड प्रिवेंट रिकरेंस, दोबारा से जो है वो डायरिया ना हो उसको जो है वो हमारे पास में प्रिवेंट करता है। कई कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बार बार जो है वो डायरिया होता है, तो उनको जिंक दिया जाता है ताकि दोबारा से डायरिया जो है वो ना हो। मतलब जो डायरिया होने की जो चीजें हैं उसको जो है वो रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये आ गया हमारे पास में प्रिवेंट रिकरेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास में दो चीजें होगी, ठीक है। इसके बेनिफिट हो गए, कितना दिया जाता है वो ध्यान रखना, 6 महीने से कम है तो 10 मिलीग्राम जो है वो पर डे दिया जाता है, और अगर 6 महीने से ज्यादा है तो 20 मिलीग्राम पर डे दिया जाता है। देन उसके बाद आईवी फ्लूइड थेरेपी, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था
कि अगर क्लाइंट सीवियर जो है वो हमारे पास में डायरिया या सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन में, उसमें हम जो है वो आईवी थेरेपी देते हैं। तो आईवी फ्लूइड थेरेपी के क्या क्या इंडिकेशन है? तो पहला इंडिकेशन आ गया हमारे पास में सीवियर डिहाइड्रेशन, ठीक है। सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन में हम जो है वो आईवी फ्लूइड देते हैं। नेक्स्ट आ गया शोक की कंडीशन में हम देते हैं, ठीक है। अगर कोई क्लाइंट शोक की कंडीशन में दे रहा है तो उसमें हम देते हैं। परसिस्टेंट वोमिटिंग हो रही है, लगातार किसी को धमाधम या बहुत तेज गति से जो है वो वोमिटिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में भी हम जो है वो फ्लूइड देते हैं। और वायु फ्लूइड ही देना होता है, क्योंकि हम ओरली उसको जो है वो मेंटेन नहीं कर सकते। एंड अनएबल टू टेक ओरली, ठीक है। अगर कोई पर्सन मुंह से जो है वो ओआरएस नहीं ले रहा है, ठीक है, तो फिर हमें आईवी फ्लूइड पे देना ही पड़ेगा। मान लीजिए माइल्ड डायरिया ही है, ठीक है, नॉर्मल डायरिया है, माइल्ड डायरिया है, लेकिन फिर भी हमें जो है वो क्लाइंट ओआरएस नहीं ले रहा है, तो फिर हमें जो है वो आईवी फ्लूइड थेरेपी पे देना ही पड़ता है। चॉइस की बात करें तो फर्स्ट चॉइस हमारे पास में रिंगल लैक्टेज आती है, फर्स्ट फ्लूइड ऑफ चॉइस। अगर हमारे पास में आरएल नहीं है तो फिर हम एनएस दे सकते हैं। आपने देखा होगा कोई भी डिहाइड्रेशन का या कोई भी लूज वोमिटिंग, ठीक है, लूज एंड वोमिटिंग करके जो है हमारे पास में लूज मोशन वोमिटिंग करके कोई क्लाइंट आता है, या किसी भी तरीके से कोई भी क्लाइंट है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लूइड की डेफिशिएंसी होती है, तो हम सबसे पहले उसको रिंगल लैक्टेज ही लगाते हैं, आरएल ही जो है वो लगाया जाता है। क्लियर है? देन उसके बाद आता है हमारे पास में प्लान सी, ठीक है, ये हमारे पास में प्लान बी था, ठीक है। अब आ गया प्लान बी, कौन सा था? प्लान बी था ये रहा, जिंक सप्लीमेंट। पहला प्लान ए क्या था हमारे पास में? ओआरएस देना। प्लान बी था हमारे पास में जिंक सप्लीमेंट देना, ठीक है। देन उसके बाद प्लान सी आता हमारे पास में आईवी रिहाइड्रेशन या डब्ल्यूएचओ में। इसके अंदर हम किस तरीके से कर सकते हैं उसको देखना, तो हम 100 ml पर केजी के हिसाब से जो है वो दे सकते हैं। 100 ml पर केजी इन द सेंस कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, कोई भी बच्चा जैसे मान लो 30 केजी का है, ठीक है, तो 30 केजी में हम जो है वो लगभग 3 लीटर, ये 30 इंटू 100, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में, ये लो, ठीक है, ज्यादा हो गया, ओ सॉरी, 30 और 1 और 2, ठीक है, इतना ml जो हम दे सकते हैं, मतलब 3 लीटर जो है वो हम दे सकते हैं। तो 100 ml पर केजी जो है हम दे सकते हैं। देन 30 ml पर केजी जो है वो फर्स्ट 30 मिनट में दिया जाता है, ठीक है, फर्स्ट स्टार्टिंग में। देन बाकी जो 70 ml बचा वो हमारे पास में जो है वो लगभग 5 घंटे में जो है वो दिया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप काउंट करके जो है वो देख सकते हो किस में भी। ये मैंने बच्चे पे आप एक एग्जांपल दिया, बेसिकली इन्फेंट में या जिसमें भी आप काउंट कर रहे हो, जिसमें हमारे पास में जो हो चेक करना है, तो 100 ml पर केजी के हिसाब से जो है वो देते हैं। देन उसके बाद में हमारे पास में इस तरीके से जो है वो ट्रीट किया जाता है। ये बेसिकली हम जो है वो किस में लागू करते हैं दोस्तों? इन्फेंट में हम लागू करते हैं, ठीक है। अब इन्फेंट तो आपको जो है वो कम ही रहता है, ठीक है। इन्फेंट में तो जैसे हमारे पास में, अगर मैं इसको कहूँ, चलो इसको रिड्यूस ही कर देते हैं, हमारे पास में इन्फेंट है। अब इन्फेंट में जो है हमारे पास में क्या आ गया कि बच्चा आ गया हमारे पास में 5 केजी का, ठीक है। इन्फेंट में हमारे पास में बच्चा क्या हो गया? 5 केजी का। तो इसमें हमारे पास में लगभग जो है वो 500 ml पर डे जो है वो फ्लूइड देंगे इन्फेंट में। अब इस 500 ml में लगभग हमारे पास में 30 ml पर केजी जो है हम शुरू में दे देते हैं, ठीक है, और 70 ml पर केजी जो है वो हम लास्ट के टाइम पे देते हैं, जो बचे हुए टाइम है उस अनुसार दे देते हैं। देन उसके बाद आता है हमारे पास में एंटीबायोटिक। ऑफ कोर्स, अब देखो हमने फ्लूइड तो वगैरह तो दे दिया, लेकिन एंटीबायोटिक, अगर डायरिया जो है वो हमारे पास में इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, नॉन इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, तो हम इस तरह के द्वारा जो है मेंटेन करते हैं। लेकिन अगर इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो हम जो है वो एंटीबायोटिक देते हैं। अब इन्फेक्शन में जैसे कौन कौन सी ऐसी इंडिकेशन है जिसमें हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं? डोंट वरी, अभी ये फिनिश होने वाला है, इसके बाद एक लास्ट स्लाइड आएगी और ये टॉपिक जो है वो फिनिश हो जाएगा। इंडिकेशन की अगर हम बात करें तो जैसे कोलेरा है, अब कोलेरा में भी हमें एंटीबायोटिक। देन उसके बाद सेजिलोसिस, मतलब सेजिला जो है वो उसकी वजह से। सीवियर ट्रेवल्स डायरिया, ट्रेवल्स डायरिया क्या होता है? अलग अलग जगह से जो है वो हम पानी पीते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन पे, बस स्टॉप पे, इन सब जगह पे, तो वहां पे हमारे पास में जो है वो डायरिया होता है, उसको बोलते हैं ट्रेवल्स डायरिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास में डिसेंट्री, यानी कि हमारे पास में ब्लड के अंदर जो है वो स्टूल आ जाएगा, वो सारी चीजें। एंड सस्पेक्टेड सी डेफिशिएंट, इस कंडीशन में हम जो, यानी कि ये जितनी भी हमारे पास में कंडीशन है, उन सब कंडीशन में हम क्या करते हैं दोस्तों? डायरिया करते हैं, वो सॉरी, मतलब वो सारी चीजें देखते हैं। देन उसके बाद ड्रग्स की अगर हम बात करें तो ड्रग्स में हम क्या क्या देते हैं? कोलेरा में हमारे पास में ड्रग्स ऑफ चॉइस आती है डॉक्सीसाइक्लिन, सिंगल डोज जो है वो दी जाती है और उससे ठीक भी होता है। अगर सेजिला का है तो हम सिप्रोफ्लॉक्सिन देते हैं या सेफ्ट्राक्सोन देते हैं। ये ध्यान रखना, ड्रग ऑफ चॉइस एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछी गई है।
तो कोलेरा के अंदर हम क्या देते हैं दोस्तों, डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ठीक है। सेजिला के अंदर हम बात करें तो उसमें हमारे पास में सिप्रोफ्लॉक्सासिन होती है जिसको हम सेफ्ट्राक्सोन कहते हैं। देन उसके बाद में गिरेडिया होता है, उसमें हम मिट्रानिडाजोल देते हैं, या एंट अमेबा हिस्टोलाइका में भी हम जो है वो देते हैं। एंट अमेबा हिस्टोलाइका में दो कॉम्बिनेशन मेट्रानिडाजोल एंड डिलॉक्सिनोफुरेट हम जो है वो देते हैं। ये सारे जो है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से जो है वो ध्यान में रखना है। काफी बार जो है वो एग्जाम में पूछे भी गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। कोलेरा के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस डॉक्सीसाइक्लिन, सेजिला के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस सेफ्ट्राक्सोन या फिर जो हमारे पास में सिप्रोफ्लॉक्सिन, ग्रेडा के अंदर हमारे पास में मेट्रानिडाजोल, और एंट अमीबा हिस्टोलाइका के अंदर मेट्रानिडाजोल प्लस डोलोक्सिनोवाइड फ्यूरेट हम जो है वो देते हैं। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक जो है हमारे पास में, सॉरी, प्रोबायोटिक की अगर हम बात करें तो देखो किसी को बहुत ज्यादा डायरिया होता है, ठीक है, अभी ये खत्म नहीं होने वाला, अभी तो मैनेजमेंट भी आएगा, सॉरी। प्रोबायोटिक भी हम बात करते हैं तो देखा क्या होगा आपने कि उसके साथ साथ हम जो है वो बहुत सारे, जब डायरिया होता है तो हमारे पास में बहुत सारे बैक्टीरिया का भी जो है वो लॉस हो जाता है। तो इसमें लैक्टोबैसिलस देते हैं, देन उसके बाद सैक्रोमेजेस ब्यूटाइल एंड हेल्पफुल इन एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया। एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया होता है उसमें हम जो है वो प्रोबायोटिक भी हम जो है वो साथ साथ देते हैं, जैसे आपने देखा होगा बीफिलेक वगैरह जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में एंटी मोटिलिटी एजेंट। एंटी मोटिलिटी एजेंट मतलब ऐसे एजेंट जो मोटिलिटी को डिक्रीज करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से भी तो डायरिया होता है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ब्लडी डायरिया और हाई फीवर। हाई फीवर में और ब्लडी डायरिया में जो है वो हम ये ड्रग्स नहीं देते, एंटी मोटिलिटिक एजेंट नहीं देते। जैसे फॉर एग्जांपल लोप्रामाइड आपने सुना होगा। लोप्रामाइड जो हो बहुत अच्छी ड्रग्स कह सकते हैं, ये क्या ढक्कन लगाती है, 2 mg की हमारे पास में आती है और वो हमारे पास में बिल्कुल फिट कर देती है। लेकिन इसको ब्लडी डायरिया में और हाई फीवर में नहीं देते और बच्चों में इसको नहीं दिया जाता। ये बेसिकली एडल्ट में ही हम जो है वो देते हैं। छोटी सी बारीक सी टेबलेट आती है 2 mg की जो है हमारे पास में बेसिकली ये टेबलेट आती है, लेकिन ये इतनी अच्छे तरीके से काम कर देती है कि पूरा ढक्कन ही लगा देती है, ठीक है। लेकिन इसके दो कंडीशन है, एक तो इसको जो है वो ब्लडी डायरिया में नहीं देते हैं, हाई फीवर में नहीं देते और बच्चों में जो है इसको नहीं देते हैं। ये क्या करता है हमारे पास में पेरिस्टोलिक मूवमेंट को जो है वो हमारे पास में कंट्रोल करती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड पैथोजेनिक फॉर पैथोजेनेसिस इंपॉर्टेंट फॉर डायरिया। मतलब कौन कौन सी जो है हमारे पास में क्या क्या चीजें जो है हमारे पास में इंपॉर्टेंट है जो पैथोजेनेसिस में हमारे पास में जो है वो काम करती है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास में जैसे कोलेरा की हम बात करते हैं तो सबसे पहले मतलब क्या क्या पैथोफिजियोलॉजी जो है वो हमारे पास में होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास में टॉक्सिन हुआ। टॉक्सिन जो है वो जैसे बॉडी में जाएगा, जैसे हमारे पास में जो कोलेरा का जो हमारे पास में बैक्टीरिया टॉक्सिन जाता है वो सीधा ही कोलेरिया ही जो हो जाएगा, वो सीधा हमारे पास में क्या करेगा, ये हमारे पास में इंक्रीज साइक्लिक, ठीक है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। ये सी आता है, सी से आ जाएगा साइक्लिक, ठीक है, एडिनोसिन, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट, ठीक है। इसको इंक्रीज करेगा, इसको इंक्रीज करेगा तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है वो सीक्रेशंस निकलेगा और वाटरली डायरिया निकलता है जिसको हम राइस वाटर स्टूल के नाम से जानते हैं। राइस वाटर स्टूल भी एग्जाम में बहुत बहुत बार जो है वो पूछा गया है, ठीक है। तो जो राइस वाटर स्टूल निकलता है वो क्यों निकलता है कि जो टॉक्सिन्स हमारे पास में निकला वो टॉक्सिन्स हमारे पास में सीधा जो है वो इंक्रीज करेगा किसको, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, इसको इंक्रीज करेगा जिसकी वजह से हमारे पास में जो है वो राइस वाटर स्टूल जो है वो निकलेगा और ये बेसिकली जो है हमारे पास में सीवियर डिहाइड्रेशन जो है वो कोज करवाता है। सेकंड, रोटा वायरस कैसे काम करता है भाई, कोरोना कोलेरा का तो आपने बता दिया, ठीक है, कि टॉक्सिन निकलेगा, इंक्रीज एएमपी निकलेगा, ये सारी चीजें हो गई। रोटा वायरस में क्या करता है, ये सीधा सीधा डैमेज एंटेरोसाइट जो हमारे पास में इंटेस्टाइन है उसको डैमेज करता है, एंटेरोसाइट जो अंदर वाली लेयर है उसको डैमेज करता है, जिसकी वजह से विलस एट्रोफी होता है, माल एब्जॉर्वेशन होता है और वाटरली डायरिया जो है वो निकलता है। तो इसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास में आजकल जो है वो 5 ड्रॉप्स जो है वो उस वैक्सीन की जो है वो दी जाती है, वो हमारे पास में 10 14 सॉरी 6 10 एंड 14 वीक पे जो है वो दी जाती है। इस तरीके से हमारे पास में इम्यूनाइजेशन के अंदर जो है वो दी जाती है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड सेजिला। सेजिला किस तरीके से डायरिया कोज करवाता है, सेजिला हमारे पास में क्या करवाता है, सीधा कोलन म्यूकोसा के अंदर जाता है, वहां पे हमारे पास में अल्सर कोज करवाएगा, अल्सर कोज कराएगा तो वहां पे ब्लड एंड म्यूकोस होगा एंड देन उसके बाद ट्रेमस होगा।
ठीक है। उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन हो जाती है हमारे पास में हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। ठीक है, ये होगा हमारे पास में हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशन कोज करवाता है। ध्यान रखना, इसका कॉम्प्लिकेशन जो है वो एग्जाम में पूछा गया है। सेजिला का कॉम्प्लिकेशन क्या है, सीधा सेजिला जो है वो कोलन म्यूकोसा में जाता है, वहां पे उसके अंदर वाली लेयर को डैमेज करता है, अल्सर कोज करता है, वहां पे ब्लड एंड म्यूकोसा मिक्स होता है, जिसकी वजह से टिनेमस मतलब अंदर कुछ नहीं था फिर भी जो है वो पेन कोज करता है। और इसकी बेसिकली मेन कॉम्प्लिकेशन है HUS, दैट इज कॉल्ड हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम जो है वो कोज करता है। देन उसके बाद एंटेरोटॉक्सिजेनिक ई कोलाई ETEC, इसको ट्रेवल्स डायरिया जो है वो कोज करवाता है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो है वो बताया था। ठीक है, इसमें हमारे पास में क्या होता है, ये हीट लेवल टोबस वो हमारे पास में इंक्रीज साइक्लिक AMP। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में इंक्रीज साइक्लिक AMP मतलब एडिनोसिन मोनोफोस्फेट, और ये हमारे पास में होता है दैट इज कॉल्ड ग्लूटामिक मोनोफोस्फेट। तो ये सारी चीजें जो है वो कोज करवाता है। देन उसके बाद आता था हमारे पास में सी डेफिलेसी में, इसमें हमारे पास में क्या आता है, ये सूडोमोनास कोलाइटिस कोज करवाता है, जिसमें A और B दोनों होते हैं। इसके अंदर हमारे पास में क्या होता है कि जो एंटीबायोटिक हम देते हैं जैसे क्लेंडामाइसिन है, सेफ्लोस्पोरिन है, ये हमारे पास में इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है, उसी को जो है वो डैमेज करती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में गिरेडिया, ये हमारे पास में क्या करता है, फैटी स्टूल जो हो और फाउल स्मेलिंग जो हो वो कोज करवाता है। ये माल एब्जॉर्वेशन की वजह से होता है, और ये बेसिकली हमारे पास में डिक्रीज पेनक्रियाज सिक्रेशंस। ठीक है, डिक्रीज पेनक्रियाटिक सिक्रेशंस की वजह से जो है वो हमारे पास में ये चीज होती है। लास्ट वन नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन। अगर डायरिया को ठीक नहीं किया गया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो आपको पता ही है क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती है। तो सीवियर डायरिया होगा, वो शोक की कंडीशन में जाएगा। ठीक है, एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है, क्या हो सकता है दोस्तों, एक्यूट किडनी इंजरी। एक्यूट किडनी इंजरी क्यों होगा दोस्तों, अगर हमारे पास में किडनी को जो है वो प्रॉपर फ्लूइड नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से जो है वो फ्लूइड को बाहर नहीं निकाल पाएगी, इसकी वजह से AKI हो सकता है। एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, वो आपको पता ही दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो होता ही होता है, जिसमें हमारे पास में बेसिकली सोडियम एंड पोटेशियम जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। और क्लाइंट अगर बार बार सीवियर डायरिया होता है तो किस में चला जाता है, हाइपोकैलेमिया में चला जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से अरेदीमिया होता है। मैंने एसिड बेस बैलेंस के अंदर भी जो है बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि पोटेशियम का जो है बहुत ज़्यादा लॉस होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोकैलेमिया। तो हाइपोकैलेमिया जो है वो हमें देखने को मिलता है, पोटेशियम की जो है वो हमारे पास में डेफिशिएंसी जो है वो हमारे पास में देखने को मिलती है। और क्लाइंट किस में चला जाता है दोस्तों, क्लाइंट चला जाता है मेटाबॉलिक। ठीक है, क्लाइंट बोल चला था मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, ये भी चीज ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट आएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस हमें देखने को मिलता है, माल न्यूट्रिशन, क्योंकि जो भी चीज हम खा रहे हैं वो सारी की सारी जो है वो आगे निकल जाएगी। ठीक है, एंड इंटूसफिशिएंट हमें देखने को मिलता है, ये बेसिकली रोटा वायरस इन्फेक्शन में देखने को मिलता है। इंटूसफिशिएंट में क्या होता है, जैसे हमारे पास में इंटेस्टाइन है, इस तरीके से इंटेस्टाइन है। ठीक है, ये हमारे पास में इंटेस्टाइन है, ऐसे इंटूसफिशिएंट में क्या होता है, एक दूसरे के अंदर धंस जाती है, यानी कि जैसे ही हमारे पास में इंटेस्टाइन है वो इंटेस्टाइन ऐसे धस जाएगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटूसफिशिएंट। तो इंटूसफिशिएंट जो है वो हमें देखने को मिलता है, और ये बेसिकली जो है हमारे पास में रोटा वायरस में देखने को मिलता है। कैसे जो है वो हम बचाव कर सकते हैं, तो दोस्तों बचाव के लिए आपको पता ही दोस्तों, हमारे पास में सबसे पहले सेफ ड्रिंकिंग वाटर। जितना भी हमारे पास में डायरिया होता है वो हमारे पास में गंदे पानी पीने की वजह से जो है वो होता है। तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो हम ले सकते हैं। हैंड वॉशिंग, बिल्कुल जब भी खाना खाएं अच्छे तरीके से हाथ धो के, या जब भी खाना परोसे तो हाथ धो के। देन उसके बाद वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन में रोटा वायरस और कोलेरा दोनों का, रोटा वायरस और ये सारी चीज़ें बता दी है। ठीक है, कोलेरा का वैक्सीन आता है लेकिन वो स्पेशली लगाया जाता है। एंड प्रॉपर सैनिटाइजेशन मेंटेन करना है, और अगर छोटा बच्चा है तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो देते हैं, इससे हमें बचाव मिलता है, प्रोटेक्टिव जो है वो मिलता है, बचाव हम कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट इसकी समरी कर लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे पास में इसकी समरी नहीं है। समरी हमारे पास में सीधी बात करते हैं डायरिया। डायरिया में हमारे पास में जो है वो चीज़ें आती है, एक्यूट डायरिया जो हमारे पास में 14 डेज से कम होता है। देन उसके बाद आ गया हमारे पास में परसिस्टेंट डायरिया जो कि 14 से 13 डेज में होता है। क्रोनिक डायरिया जो हमारे पास में मोर देन 14 वीक्स से जो है वो ज़्यादा का होता है। ये क्लासिफिकेशन ऑलरेडी कर दिया था। पैथोफिजियोलॉजी के हिसाब से भी जो है वो हमने कर दिया था। पैथोफिजियोलॉजी में ऑस्मोटिक था हमारे पास में, ठीक है, सिक्रेटरी था, इन्फ्लामेटरी था, फैटी था, एंड मोटिलिटी से रिलेटेड था। ठीक है, उसमें हमारे पास में आपको सारी चीज़ था। ऑस्मोटिक में हमारे पास में अगर हम खाना पीना कम कर देंगे
तो हमारे पास में ऑटोमेटिक डायरिया कम हो जाएगा। उसमें हमारे पास में ओस्मोटिक जो गैप था, ओस्मोटिक स्टूल जो गैप था वो हमारे पास में ज़्यादा होता है, ठीक है। सिक्रेटरी में हमारे पास में जो है वो कम होता है, ठीक है। देन अगर आप म्यूकस सिक्रेशन ज़्यादा होता है, आप अगर फास्टिंग भी कर दोगे तो भी ये स्टॉप नहीं होगा। इन्फ्लामेटरी में आपको पता है इन्फ्लामेशन की वजह से होता है, ठीक है, जहाँ पे ब्लड वगैरह वो सारी चीज़ें, वो फीवर वगैरह देखने को मिलता है। फैटी में आपको स्टोरिया देखने को मिलता है, एंड मोटिलिटी में हमारे पास में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एंड हाइपरटेंशन कंडीशन में जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर है? तो ये सारे पास में हमारे पास में डायरिया हो गया, ठीक है। देन उसके बाद में डायरिया, अगर हमारे पास में सम डायरिया है तो ओआरएस से हम मेंटेन कर सकते हैं, प्लस जिंक से हम देंगे। अगर सीवियर डायरिया है तो आपको पता है आरएल ही हम देंगे, वो हमारे पास में 100 ml पर केजी के हिसाब से जो है वो दिया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमारे पास में जो डायरिया है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। पूरा डायरिया जो है हमारे पास में क्या क्या चीज़ें दे सकती है, किसकी वजह से हो सकता है, वो सारी चीज़ें जो है वो हमने कंप्लीट की है। क्लास कैसे लगी उसके बारे में जरूर बताइएगा दोस्तों, और नेक्स्ट टॉपिक आपको कैसे पढ़ना है या नेक्स्ट ईयर में आपको बुलेट सीरीज कैसी चाहिए उसके बारे में जरूर बताना। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास से अलविदा लेते हैं, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। कमेंट जरूर कीजिएगा क्या टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।